चलिए, तो हम लोग इससे पहले क्या क्या देख चुके, करंट और चार्ज में रिलेशन I बराबर डी क्यू अपन डी टी, और हम लोग क्यू को निकाले जी। इफ़ आई डी टी ग्राफ दिया हुआ था तो एरिया करके निकाले थे। अब थोड़ा सा आप सर्किट एनालिसिस पर फोकस करते हैं। करंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि करंट क्या है, व्हाट इज़ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग सर्किट सोल्विंग टेक्निक्स जानते हैं। सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग बेसिक लॉ को देखना पड़ेगा। एक एलिमेंट के अक्रॉस ओम्स लॉ लगता है, तो ओम्स लॉ को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। हालांकि 10th 11th में आप लोग सुने होंगे नाम ओम्स लॉ के बारे में, तो V बराबर आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। या फिर ज़्यादा सोचे होंगे तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसके बेसिस पर V बराबर आर आई डिराइव किए होंगे। ठीक है, पर फिर भी ये एक कंप्लीट ओम्स लॉ का डिफिनीशन नहीं है, और कंप्लीट फुल फॉर्म, कंप्लीट पूरा ओम्स लॉ के बारे में डिटेल्स नहीं है। ओम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्म्स है, वो सब फॉर्म्स को देखना पड़ेगा। कम से कम यहाँ 5 to 6 फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ को रजिस्टर के क्रॉस अप्लाई किया जाता है तो किस फॉर्मेट में होता है, इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया जाता है तो किस फॉर्मेट में होता है, कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई किया जाता है तो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिएगा ओम्स लॉ, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, current density is directly proportional to, at constant temperature current density is directly proportional to electric field intensity। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। J जहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी। देखें करंट डेंसिटी क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऐसा। अब यहाँ से हम लोग J इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के J बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। यदि हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, J एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो J बराबर सिग्मा इंटू ई, यानी जो E का डायरेक्शन होगा वही हमारा J का डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से। बट यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में यूज करेंगे, तो J बराबर सिग्मा ई पूरी तरीके से अप्लीकेबल है। जहाँ पर J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर होता है। यदि हम करंट डेंसिटी का यूनिट देखा जाए तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा इस दोनों यूनिट के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। ठीक है, ये करंट डेंसिटी से किस तरह से डिफरेंट है। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा करंट डेंसिटी, क्योंकि J बराबर सिग्मा ई से ही सब हमारा डिराइव हुआ है। V बराबर आई आर या फिर V बराबर आर आई बोले, ज़्यादा करेक्ट है V बराबर आर आई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखें करंट डेंसिटी क्या है। लिखिए करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, और वो एरिया कैसा है, करंट डेंसिटी क्या है, सब मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। J बराबर करंट पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि ये हमारा एक आयरन रॉड है। ठीक है, इस एरिया से चार्ज पास कर रहा है। इस एरिया से चार्ज पास कर रहा है, तो इस एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो कि हमारा A है। कितना करंट पास कर रहा है, मान लीजिए इससे हमारा I करंट पास कर रहा है, तो इस A क्रॉस सेक्शनल, इस एरिया को हम लोग A बोल रहे हैं। A क्रॉस सेक्शनल एरिया से I करंट पास कर रहा है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास करेगा,
आई बटा ए, इसी को क्या बोलते हैं, जे। ठीक है, और एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा, यदि एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि करंट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। आपको पढ़े कि फिजिक्स में 2-3 कंजर्वेशन हमेशा अप्लीकेबल है, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि जितना चार्ज 1 सेकेंड में आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा फ्लो करना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज कहीं पर एकोमोडेट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो आई करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा, ईच क्रॉस सेक्शन एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी थ्रू आउट आई कांस्टेंट, भले ही क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों ना चेंज करे बट आई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम रेड रड ऐसा लें कि इस शेप का, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। ठीक है, और इस पूरा से कितना करंट पास कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू अमाउंट, उससे करंट आई। तो इस पॉइंट P1 पर, इस पॉइंट P1 पर, P2 पर सब ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएं। इस P1 का एरिया क्रॉस सेक्शनल A1 है, इस P2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो इस P1 एट P1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, एट P2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो एट P1 पर एरिया A1 है, A2 है। ठीक है, और A1 हमारा बड़ा है A2 के साथ। यदि हम करंट देखें तो एट P1 पर करंट हमारा I है, P2 पर करंट हमारा I है, ये दोनों सेम हो। या फिर यहाँ पर मान लीजिए I1, यहाँ पर I2, ये दोनों सेम है जो कि I के बराबर है। ठीक है, बट यदि यहाँ पर हम करंट डेंसिटी निकालें J1 तो ये होगा I बटा I1 बटा A1, जो कि किसके बराबर है, I बटा A1 के बराबर है। J2 निकालें तो क्या होगा, तो J2 बराबर होगा I2 बटा, इस पॉइंट पर करंट I2 है, एरिया A2 है, I2 I के बराबर है। करंट थ्रू आउट सेम है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा, हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से उतना ही चार्ज आएगा, बट हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, I बटा A2। ध्यान से देखिए, यदि J1 J2 में कंपैरिजन किया जाए तो A1 A2 में A1 बड़ा है। आपको पता है डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा रहने से वो क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब J1 J2 में J1 छोटा होगा, J2 बड़ा होगा, J1 छोटा होगा, J2 बड़ा। यहाँ का करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ का करंट डेंसिटी कम होगा। जैसे हम कहें कि ऊपर वाला कांस्टेंट मान लेते हैं 5 और 5, एक जगह डिनोमिनेटर पार्ट में हम 7 ले लिए, दूसरा जगह 9, तो ये दोनों क्वांटिटी में ये वाला क्या है, बड़ा, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल ये छोटा होगा। जिसका डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा होता है वो क्या है, क्वांटिटी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो दोनों से हम करंट डेंसिटी कुछ ऐसा समझ सकते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलवेज कंसिडर होता है करंट किस सेक्शन से पास कर रहा है, करंट किस सेक्शन से पास कर रहा है वही एरिया कंसिडर किया जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में लिखिए। ठीक है, अब हम J बराबर सिग्मा ई के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं कि हमारे पास J बराबर सिग्मा इंटू ई है। ठीक है, यदि हम J वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं तो Y वर्सेस X का ग्राफ है, तो Y बराबर mx। और सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी और हर एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, Y बराबर mx का लाइन है। ठीक है, m क्या होता है, पिछला ही क्लास में पढ़ाएं, स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, J वर्सेस E में जो स्लोप होगा वो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा। ये क्या है, स्लोप हमारा कांस्टेंट, स्लोप हमारा कांस्टेंट। इस सिग्मा को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी। हम लोग यूनिट वगैरह सबको देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर यदि बात करें, ये थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट है, इस लाइन का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, हर एक पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पर यदि चर्चा करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किया गया है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने से जे जीरो हो गया, बट यहाँ पर सिग्मा नॉन जीरो है, क्योंकि थ्रू आउट सिग्मा कांस्टेंट होता है। कंडक्टिविटी कांस्टेंट वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। वो मटेरियल जैसे एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी देखा जाए और कॉपर का कंडक्टिविटी देखा जाए तो कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो क्या है, कम रजिस्टर करता है, उससे करंट फ्लो करने में रोकता कम से कम है, ठीक है। उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। उसका फिजिकल मीनिंग देखा जाए तो उसका कंडक्टिविटी, और एल्युमिनियम और कॉपर का कंडक्टिविटी निकालिएगा मटेरियल का, या फिर वो डेटा कहीं से एक्सपेरिमेंटल लीजिएगा तो कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। जिस भी मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वो कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होता है, यानी उससे करंट ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टिविटी गोल्ड और सिल्वर का है, मगर वो मटेरियल तो हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि जैसे गोल्ड को रख दिया जाए तो गोल्ड पार हो जाएगा ना। तो हम लोग एज ए कंडक्टिविटी यदि देखा जाए तो हाउस होल्ड में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, बट एल्युमिनियम चीपर होता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी रीज़न है कि क्यों एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, बट वन ऑफ रीज़न ये है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, जे बराबर सिग्मा ई। ये सब फार्मूला को हम ना डिराइव कर सकते हैं, बट अभी हम लोग कोर्स जो पढ़ रहे हैं वो पीएसयू के लिए पढ़ रहे हैं, ये सब का डेरिवेशन का नीड नहीं है। अब इसके बेसिस पर ना हम एक चीज़ को और डिराइव करेंगे, विच इज़ वी बराबर आई आर या वी बराबर आर आई, ठीक है। इस फार्मूला से ना हम लोग वी बराबर आर आई, दिस इज फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जे बराबर सिग्मा ई, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का ये मेन फॉर्म है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलेंगे। एम क्या है, स्लोप, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हम आगे का फॉर्म देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है, सबको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यदि सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहें तो हमारा डिराइव होगा V बराबर आर आई। हालांकि इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, V बराबर आई इंटू आर, और हम यदि बात करें तो ये ज़्यादा सही है, V बराबर आई है आर इंटू आई। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से हम V वर्सेस आई का ग्राफ खींचें तो लीनियर आ रहा है। अभी वर्सेस लाइन ऑरिजिन से पास करें तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर का है। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट होता है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, y बराबर mx से कंपैरिजन कीजिएगा तो r हमारा स्लोप है। तो v वर्सेस i कैरेक्टरिस्टिक में जो स्लोप है ना वो रेजिस्टेंस होता है, स्लोप जो है रेजिस्टेंस होता है। और इस रेजिस्टेंस का यूनिट r इज नथिंग बट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका यूनिट ओम होता है, ओम्स लॉ से आया है तो इसका यूनिट ओम होता है, जिसको हम सिंबल में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर आर आई या आई आर बोलो। ज़्यादातर आदत हो चुका है कि V बराबर आई आर बोलने का, तो V बराबर आई आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग R का रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट क्या है, ओम। अब इस R को हम फिजिकली कैसे निकाल सकते हैं, R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। वेयर मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, जिसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। और इसका कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, रो इज नथिंग बट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज नथिंग वन बटा कंडक्टिविटी। एक कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। एक मटेरियल जैसे लीजिएगा उसका कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है या फिर डेटा शीट पर दिया हुआ रहेगा। तो हम रजिस्टिविटी दिया, कंडक्टिविटी दिया हो तो रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमको पता होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं,
आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का क्या रेजिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर बराबर रो एल बाई एल, वे रो क्या है रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। तो देखिएगा ध्यान से, आर बराबर रो एल बाई ए है ना, इस आर का यूनिट क्या है ओम, इस रो का यूनिट नहीं पता है, लेंथ का यूनिट मीटर मान लेते हैं, एरिया का यूनिट तब मानना होगा मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो रो का यूनिट निकाला जाए तो ओम मीटर होगा, रो का यूनिट क्या आएगा ओम मीटर, रो का यूनिट क्या आएगा ओम मीटर। और आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होगा 1/रो, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा 1/ओम मीटर, ठीक है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा 1/ओम मीटर। इस दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, सेपरेट लिखना है, ठीक है। अब सिग्मा का यूनिट आ रहा है 1/ओम मीटर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। पर ओम को हम लोग महो भी डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं महो, ठीक है। आइए पर मीटर, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी देखिएगा कंडक्टिविटी की यूनिट कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा महो पर मीटर या फिर पर ओम पर मीटर, ठीक है। हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। इस सब यूनिट को हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको याद करना ही पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा। तो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ और ए इज द एरिया। व्हाट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। देखिएगा कंडक्टिविटी जो होता है मटेरियल का वो बताता है कि कितना कंडक्टिंग नेचर है, और रेजिस्टिविटी क्या है 1/ऑफ ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या बताएगा कितना कम कंडक्टिंग नेचर का, यानी कितना रेजिस्ट रोकने, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा उसको अपोज करने का नेचर, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें अपोजिंग नेचर ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। ऐसा मटेरियल जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा वो हाईली कंडक्टिव होगा। यदि हम हाईली रेजिस्टिव की बात करें तो वुड क्या है एक परफेक्ट रेजिस्टिव मटेरियल है, एक परफेक्ट रेजिस्टिव मटेरियल, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। तो उस तरह का मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, जिसका बहुत हाई रेजिस्टेंस हो, उसमें करंट फ्लो करेगा बहुत निग्लेजेबल अमाउंट में, करंट ना के बराबर फ्लो करेगा। तो कुछ प्लास्टिक और वुड दीज आर परफेक्ट इंसुलेटर जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस मटेरियल में करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कॉपी करिए, ठीक है। तो वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरह से देख पाए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। आर जो है रेजिस्टेंस है, आर जो है रेजिस्टेंस है, इट इज़ नथिंग बट 1/r इज नथिंग बट, एक नया टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं जी। जी होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अभी थोड़ा बहुत आपको नया नया टर्मिनोलॉजी भी मिलेगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी जो है वो 1/, रेजिस्टेंस के बराबर है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था ओम, तो इसका यूनिट क्या होगा पर ओम या फिर महो या फिर सीमेंस, ये तीनों यूनिट इसमें यूज होता है, ठीक है। यदि हम सबसे ज़्यादा बात करें तो महो यूज होता है, ठीक है। तो 1/, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा महो या फिर सीमेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीमेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इसको देखना है। चलिए अब हम लोग ना एक इस ओम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भी हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ का और क्या क्या फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ देख लिए, ये सेकेंड फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ ये है V बराबर RI, दिस इज सेकेंड फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो दो फॉर्म तो देख लिए V बराबर RI, ठीक है। अगेन हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, हर एक इक्वेशन को हम ना कुछ इस तरह से समझेंगे, y बराबर mx के फॉर्मेट में, ठीक है। y वेरिएबल x वेरिएबल और इसका m कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, इसके फॉर्मेट में समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसी के फॉर्मेट में हम मोस्ट ऑफ
जो ओम्स लॉ का इक्वेशन दिया गया है उसको हम लिखने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ ये हुआ, सेकेंड फॉर्म्स इसी से डिराइव हुआ, बट आई हैव नॉट डिराइव्ड, सो अभी PSU का एग्ज़ाम के लिए उतना डिराइव करके जाना ठीक नहीं, मगर गेट के लिए यदि ये पूरा डिटेल पढ़िएगा तब उसमें ज़रूर से डिराइव करेंगे। उस समय नेटवर्क एनालिसिस इटसेल्फ आपका 120 आवर्स 130 आवर्स का कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि आगे का फॉर्म्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए, चलिए बंद कीजिए।